अध्याय 14 है विभाजन को समझना। इसमें राजनीति, स्मृति और अनुभव है। तो विभाजन देखो, यहाँ फोटो दिखाया गया और विभाजन से जुड़ा हुआ ये फोटो है। इसमें क्या हो रहा है, हजारों लोग जो हैं विस्थापित हो रहे हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं शरणार्थी बनकर। कह रहा है कि विभाजन की वजह से लाखों लोग उजड़ गए। क्या हो गया? विभाजन की वजह से लाखों लोग उजड़ गए, शरणार्थी बनकर रह गए। उनको अपनी रेसा रेसा जिंदगी नए सिरे से बुननी पड़ी। मतलब कि जो रेसा रेसा जिंदगी है ये नया सिरा से क्या होना पड़ा, बुनना पड़ा। कह रहे हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी, क्या पता है कि 1947 जो है आज़ादी मिला, उससे जुड़ी हुई खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई। भारत ब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश भारत था, तो ब्रिटिश भारत के दो संप्रभुत्व राज्य भारत और पाकिस्तान में बंटवारे से कई आकस्मिक परिवर्तन हुए। मतलब कि पहले क्या था, ब्रिटिश भारत था, लेकिन आज़ादी के बाद दो संप्रभुत्व राज्य बन गए, भारत और पाकिस्तान। इससे आकस्मिक परिवर्तन हुआ, यानी कि बहुत सारा अचानक से परिवर्तन हो गया। परिवर्तन में क्या हुआ कि लाखों जाने गई। क्या गया? लाखों जाने गई, यानी कि बहुत सारा लाख की संख्या में जान गया। कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गई। मतलब कई ऐसा जिंदगी रहा जो पलक झपकते ही क्या हो गया, बदल गया। शहर बदले, भारत बदला, एक नए देश का उदय हुआ। मतलब शहर भी बदला, भारत भी बदला और एक नया देश का निर्माण यानी कि उदय भी हुआ। और ऐसा जनसंहार, हिंसा एवं विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण न था। मतलब कि ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा जनसंहार हुआ, हिंसा हुआ और लोगों का विस्थापन हुआ कि इसके पहले दुनिया में ऐसा स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुआ था और ऐसा उदाहरण कोई भी नहीं था। खैर इस अध्याय में, मतलब ये जो अध्याय है विभाजन को समझना, इसमें हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे। मतलब ये चैप्टर है विभाजन को समझना। इसमें क्या, भारत का किस तरह से बंटवारा हुआ, इसी के अध्ययन को पढ़ेंगे। कह रहा है यह क्यों और कैसे हुआ और इसके चलते 1946 से 1950 की काल अवधि में आम लोगों के क्या क्या दर्दनाक अनुभव रहे। मतलब 1946 से 1950 के बीच में यहाँ के लोगों को क्या ऐसा अनुभव रहा, इस चीज़ को पढ़ेंगे। अध्याय में इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि लोगों से बातचीत और साक्षात्कारों के जरिए, यानी मौखिक इतिहास का प्रयोग करते हुए, किसका, मतलब कि उसमें लोगों से बातचीत करके उन लोगों का भी बात जाना गया, उनका अनुभव जाना गया। यानी साक्षात्कार किया गया है मौखिक इतिहास के प्रयोग से। किसके? मौखिक इतिहास, यानी कि उन लोग घटना में जो लोग था उन लोगों से पूछताछ करके कि उन 4 सालों में 1946 से 1950 के बीच में कैसा स्थिति रहा, क्या हाल रहा भारत का, कौन कौन से दुख दर्द हुए, ये सभी चीज़ पूछा गया। हम इन अनुभवों के इतिहास को कैसे रच सकते हैं, इस अध्याय में मौखिक इतिहास के फायदे और उसकी सीमाओं को दिखाया गया है। मतलब इसमें देखेंगे कि मौखिक जो इतिहास है उसका फ़ायदा क्या है और उसकी सीमा कहाँ तक है। करें साक्षात्कारों से हम किसी समाज के अतीत को ऐसे आयामों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मतलब साक्षात्कार से, यानी कि उस समय के लोगों से बातचीत करके क्या कर सकते हैं, उस समय के अतीत के बहुत सारे आयाम को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिनके बारे में दूसरी तरह के स्रोतों से हम बहुत कम जानकारी मिल पाती है या कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। मतलब अगर दूसरा किताब पढ़ेंगे तो उतना जानकारी नहीं मिलेगा जितना उन 4 सालों के बीच में जो लोग थे उनसे बातचीत करने के बाद मिलेगा। करें ऐसे पहलुओं के इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और किस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ती है। अध्याय के अंत में हम इस मुद्दे पर दोबारा लौटेंगे। मतलब जब अध्याय ख़त्म होगा ये चैप्टर तो क्या होगा,
फिर इस टॉपिक पर हम थोड़ा देर के लिए लौटेंगे। और सबसे पहला टॉपिक है कि बंटवारे के कुछ अनुभव। क्या है कि बंटवारा जब हुआ तब बंटवारे का क्या अनुभव रहा, इस अनुभव को जानेंगे। तो कह रहा है यहाँ 3 घटनाएं दी जा रही हैं जिनका बयान उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। 1993 मतलब कि आज़ादी तो मिला 1947 में ही, और लोग दुख दर्द में कब रहा 1946 से 1950 के बीच में। उन लोगों के पास जो दर्दनाक दुख मिला, इनकी व्याख्या 1993 में लोगों ने खुद किया ना, बताया। करे बयां करने वाले पाकिस्तानी थे और शोधकर्ता भारतीय। मतलब शोधकर्ता जो लोग छानबीन करने वाले थे वे लोग भारतीय थे, और जो अपना दुख बयां कर रहे थे, जो कहानी बता रहे थे, वो कौन थे? भारतीय लोग थे। कह रहे शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझना था कि जो लोग पीढ़ियों से कमोवेश मेल मिलाप से रहते आए थे, उन्होंने 1947 में एक दूसरे पर इतना ज़बरदस्त कहर कैसे ढाया। मतलब किस तरह से ढाया? शोधकर्ता क्या अनुमान लगाया कि जो लोग कमोवेश से उतने दिनों से, ऐतिहासिक काल से एक साथ रहते आए थे, आखिर 1947 में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने एक दूसरे पर इतना कहर ढाहा। तो देखोगे कि बंटवारे के समय के कुछ जो अनुभव है, 3 को घटना दिया गया है। पहली का घटना क्या है? मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर चुका रहा हूँ। पहल का अनुभव रहा जो पाकिस्तानी से बात करने के बाद मिलेगा। दूसरा है बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमानों से नहीं मिला। क्या कर रहा है? बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमानों से नहीं मिला। तीसरा घटना रहा अनुभव के लिए क्या? ना, नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। ये तीनों घटना देखोगे कि किस तरह से बताया गया है। तो इसमें पहला घटना है मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ। इसमें शोधकर्ता की रिपोर्ट इस प्रकार दिया गया है कि मैं 1992 की सदियों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। मतलब जो शोधकर्ता है वो बता रहा है कि 1992 की सर्दियों में, कब? 1992 की सर्दियों में जो पंजाब है यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में क्या करता था? जाया करता था अध्ययन के लिए। करे वहाँ अब्दुल लतीफ़ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे। अधेड़ मतलब कि उनका जीवन आधा बीत चुका था। वे व्यक्ति क्या करते थे? इनका बहुत मदद किया करते थे। जितना उनके लिए करना जरूरी था उससे भी आगे जाकर वे मुझे आवश्यक सामग्री मुहैया करा देते थे। मतलब जितना इनको ज़रूरत था उससे भी आगे जा कर के इनकी आवश्यकता लायक सामग्री क्या क्या करते? मुहैया करा देते, मतलब कि दिलवा देते या फिर दे देते। और मेरी अनुरोध की हुई फ़ोटो कापियाँ अगली सुबह मेरे पहुंचने के पहले ही बड़े कायदे से तैयार रखते थे। मतलब कि जैसे जैसे इनको जानकारी की ज़रूरत होता, जो भी फ़ोटो कापी की ज़रूरत पड़ता, तो उनको मांगने से पहले ही क्या करते? अगली सुबह तैयार करके रखे रहते देने के लिए। करे मेरे काम के प्रति उनका यह रवैया मुझे इतना अनोखा लगता था कि एक दिन मैं अपने को रोक नहीं पाया। मतलब जो शोधकर्ता है, तो जो भी इतना ज़्यादा वो मेहनत करते थे अब्दुल लतीफ़ कि अपने आप को ये रोक नहीं पाए और पूछ ही बैठा, लतीफ़ साहब आप ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ कर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? मतलब जो शोधकर्ता है, तो जो अब्दुल लतीफ़ है ना, वो इनकी मदद ज़्यादा करते। यही पूछ बैठे शोधकर्ता कि जो लतीफ़ है आप आगे इतना बढ़ करके मेरी मदद क्यों करते हैं? अपनी घड़ी पर नज़र डालकर उन्होंने लपक कर मेरी नमाजी टोपी उठाई और कहा, अभी तो तुझे तुरंत नमाज के लिए जाना है,
पर लौट कर मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। मतलब जैसे ही सवाल पूछे ये तो अपना क्या किए, लपक करके टोपी, नमाजी टोपी उठाए और नमाज के लिए जाने लगे। और क्या बोले कि अभी तो नमाज की घड़ी हो गया है, नहीं समय हो गया है, उधर से आने के वक्त क्या करूँगा, इसका जवाब ज़रूर दूंगा। आधे घंटे बाद अपने दफ्तर से लौटते ही उन्होंने बात आगे बढ़ाई। जैसे ही अपने दफ्तर से आए तो क्या किए, अपनी बात आगे बढ़ाई। हाँ, आपका सवाल, मेरा मतलब है मेरे वालिद जम्मू से थे। मतलब इनके जो वालिद थे वो कहाँ से थे, जम्मू से थे। जम्मू ज़िले के एक छोटे से गांव के बसिंदे, मतलब छोटे से गांव के बसिंदे थे। बसिंदे मतलब रहने वाले। इस गांव में हिंदुओं का दबदबा था और अगस्त 1947 में इलाके के हिंदू गुंडों ने गांव की तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला। मतलब 1947 जो था तो उस समय क्या था, उस गांव में हिंदुओं का दबदबा था और उस गांव के जितने भी मुसलमान थे 1947 में, तो हिंदू गुंडों ने क्या किया, उस गांव की सभी मुसलमान आबादी को मार डाला। एक रोज़ तीसरे पहर जब हिंदुओं की भीड़ का पागलपन अपनी हदें पार कर रहा था तो मेरे अब्बा को पता चला कि गांव में शायद वे ही एकमात्र मुस्लिम नौजवान हैं जो जिंदा बचे हैं। मतलब इनके अब्बा को पता चला कि पूरे गांव में मुसलमान में अगर कोई बचा है तो इनके केवल अब्बा ही एकमात्र ऐसे जवान हैं जो बचे हैं। अपने को, अपने पूरे ख़ानदान को वे पहले ही इस कत्लेआम में खो चुके थे और अब भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्हें एक दयालु बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन का ख्याल आया। किसका ख्याल आया, जो उनका अलग पड़ोसी था, तो उनके पड़ोसन जो बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन था उनका ख्याल आया। उन्होंने उनसे अपने घर में पनाह देने की प्रार्थना की। मतलब कि जो अब्दुल लतीफ़ है ना, तो इनके जो अब्बा थे क्या किए, अपने पड़ोसन जो हिंदू थी बुजुर्ग, तो हिंदू पड़ोसन के यहाँ अपनी पनाह देने के लिए प्रार्थना किए। वे अब्बा की मदद को राजी हुई तो, मतलब राजी तो हो गई, मगर बोली, बेटा अगर तुम यहाँ छिपते हो तो वे हम दोनों को ही धर लेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम मेरे पीछे पीछे वहाँ चलो जहाँ इन लोगों ने मुर्दों के ढेर लगा रखे हैं। मतलब इसकी पड़ोसन का जवाब है कि तुमको यहाँ मदद के लिए राजी तो हो गई, लेकिन क्या बोली, बेटा अगर तुम यहाँ छिपते हो तो वे लोग हम दोनों को धर लेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तुम मेरे पीछे पीछे वहाँ चलो जहाँ इन लोगों ने मुर्दों के ढेर लगा रखे हैं। तुम वहाँ मुर्दे जैसे बनकर लेट जाना और मैं तुम पर कुछ लाशें डाल दूंगी। बेटा सारी रात मुर्दों के बीच ऐसे ही लेटे रहना और सुबह पाँव फटते ही जान से सियालकोट की तरफ दौड़ जाना। मतलब सियालकोट मतलब जहाँ से इन लोगों को रहना वाजिब है, उधर क्या करना, दौड़ के चले जाना। मेरे अब्बा का यह सुझाव मान गए। मतलब इसकी जो अब्बा थे तो इसके अब्बा क्या हो गए, यह सुझाव मान गए। फिर वे दोनों वहाँ गए जहाँ लाशें पड़ी थी। अब्बा चुपचाप ज़मीन पर लेट गए और बूढ़ी माई ने उन पर कई लाशें डाल दी। कई घंटे बाद हथियारबंद हिंदू दंगाइयों का एक जत्था वहाँ आ धमका। उनमें से एक चिल्लाया, किसी में कुछ जान बची है, और दूसरे लोग अपनी अनगढ़ लाठियों और बंदूकों से उस ढेर में जिंदगियों के आसार तलाशने लगे। मतलब समझा लोग कि हिंदू जो गुंडा है, ये कहानी तो जवानी है, झूठी कहानी होगा नहीं। तो अत्याचार अकेले कोई नहीं किया, अत्याचार दोनों तरफ से हुआ। यानी मुस्लिम पर भी अत्याचार किया गया। तो ये लोग क्या है कि मरा हुआ लाश में भी जाकर के क्या कर रहा है, सब लाठी से, हथियार से, बंदूक से सब मार मार करके क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि कोई अभी तक जिंदा है या नहीं है। लाशें तलाशने लगे। कोई चिल्लाया, अरे उस लाश की कलाई पर घड़ी है। क्या है, उस लाश की कलाई पर घड़ी है।
उसने राइफल का कुंदा जोर से अब्बा की उंगलियों पर दे मारा। अब्बा जी बताया करते थे कि घड़ी वाली कलाई की फैली हथेली को बिल्कुल बिना हिलाए रखना उनके लिए कितना मुश्किल था। मतलब कि जब अब्बा जो हैं इसके किसके, अब्दुल लतीफ़ जो बताया जा रहा है, जो बता रहे हैं, मदद कर रहे हैं किसका, शोधकर्ता के। तो अब्दुल लतीफ़ जो हैं इनके अब्बा क्या कह रहे हैं कि उस समय कितना मुश्किल हुआ होगा कि लाशों के बीच में उस हाथ को इक्के जैसा रखे रहना कितना कठिन होगा। करे उसने राइफल का कुंदा क्या किया, अब्बा की उंगलियों पर मारा इसके। करे अब्बा जी बताया करते थे कि घड़ी वाली जो कलाई है, तो कलाई की हथेली को बिल्कुल बिना हिलाए रखना उनके लिए कितना मुश्किल था। किसी तरह कुछ सेकेंड तक वे ऐसा करने में कामयाब रहे। तभी दंगाइयों में से कोई बोला, अरे एक घड़ी ही तो है। मतलब उसी में से बोला, मतलब सोच लो कि घड़ी है, वो आदमी जिंदा भी है और उस कलाई पर घड़ी लगा है। फिर उस बंदूक के कुंदा से भी मारा गया, लेकिन फिर भी बिना हिलाए उस हाथ को वैसे ही रखे रहा। तो उस समय बिना हिलाए हाथ को रखे रहना आसान होगा, कठिन होगा। फिर उसी में से कोई कहा कि अरे क्या है, यह तो एक घड़ी ही तो है, चलो चलो यहाँ से, अंधेरा होने लगा है। अब्बा जी की तकदीर थी कि वे लोग चले गए और मेरे अब्बा पूरी रात उस मरघट के माहौल में लेटे रहे। सुबह की उजास होते ही वे सचमुच अपनी जान लेकर ही भागे। सियालकोट पहुँचने तक वे रुके ही नहीं। मतलब जब तक सियालकोट पहुँच नहीं गए तब तक रुके नहीं। लेकिन वो जो पड़ोसन बुढ़िया थी उसकी सलाह मान करके अपनी जान कम से कम बचा लिए। कह रहे मैं आपकी मदद इसलिए करता हूँ। अभी जो शोधकर्ता हैं तो शोधकर्ता से बता रहे हैं कि मैं आपकी मदद इसलिए करता हूँ कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा की मदद की थी। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ। कहानी न था कि मैं अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ। तो एक बेचारी मदद की इसीलिए कहता है कि मदद हमेशा करते रहो। कौन सा मदद कब काम आएगा कोई नहीं जानता है। ये भी तो बेचारी वही बात की ना, ले जाकर लाश के बीच ही रखी, कठिनाई में और डाली। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इतना ही मदद की ना जिससे जान बच गया। और मदद को भी सही नज़र से देखने वाला अब इसके जो अब्बा थे, यानी अपने अब्बा का पुत्र हुआ, तो उसका कर्ज अभी तक क्या क्या कर रहा है, चुका रहा है ना। तो कह रहा है कि मैं अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ। और किसका कर्ज है कि वो जो बुढ़िया माई है इसकी अब्बा के जान बचाई थी। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर्ज चुका रहा हूँ। मैंने कहा मगर मैं तो हिंदू नहीं, सिख खानदान से या हद से हद एक मिले जुले हिंदू सिख खानदान से हूँ। मतलब कि मैं तो खास पर्सनली कोई हिंदू हूँ नहीं, हिंदू और सिख से मिला हुआ हूँ। कह रहा है मैं ठीक ठाक नहीं जानता कि आपका मजहब क्या है। आप केस भी नहीं रखते और मुसलमान भी नहीं हैं। मतलब कि आप केस भी नहीं रखते हैं और मुसलमान भी नहीं हैं। सो मेरे लिए आप तो हिंदू ही हैं। और मैं जो थोड़ा बहुत आपके लिए करता हूँ वह इसलिए कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा को बचाया था। मतलब बस ये केवल इसलिए करता है कि एक हिंदू माई जो थी इसकी क्या की थी, इसके अब्बा की जान बचाई थी। और इसी के लिए क्या है कि अभी तक ये कर्ज उतार रहा है। दूसरा घटना है, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। है ना इसमें दूसरा क्या घटना है, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। इसमें देखोगे शोधकर्ता के सामने क्या पक्ष आता है। कह रहे शोधकर्ता का दूसरा किस्सा लाहौर के एक यूथ हॉस्टल के मैनेजर के बारे में है। किसके बारे में है, एक होटल मैनेजर के बारे में है। शोधकर्ता बता रहा है मैं जगह की तलाश में हॉस्टल गया था और वहाँ मैंने तुरंत अपनी नागरिकता की घोषणा कर दी थी। मतलब ये हॉस्टल में गया था और जाते जाते शोधकर्ता क्या कर दिया था, तुरंत वहाँ की नागरिकता घोषित कर दिया था। मैनेजर ने कहा आप हिंदुस्तानी हैं इसलिए आपको मैं कमरा तो दे नहीं सकता। मतलब कि आप हिंदुस्तानी हो तो मैं आपको कमरा
नहीं दे सकता, मगर आपको चाय पिला सकता हूँ और एक किस्सा सुना सकता हूँ। मतलब मैनेजर ने कहा शोधकर्ता से, जो कि पाकिस्तानी मैनेजर है, क्या कहा, आप तो हिंदुस्तानी हैं इसलिए मैं आपको कोई कमरा दे नहीं सकता, हाँ लेकिन क्या कर सकता हूँ, आपको चाय पिला सकता हूँ और एक किस्सा सुना सकता हूँ। इतने ललचाने वाले प्रस्ताव पर मैं नहीं कैसे कह सकता था, मैनेजर ने शुरू किया। मतलब इतना ललचाने वाली भाव, कोई बोलेगा कि आपको रूम नहीं देंगे लेकिन आप मेरे द्वार के सामने आ गए हैं तो आपको चाय ज़रूर पिलाएंगे और एक किस्सा ज़रूर कहेंगे, तो बेचारा जो सामने गया है वो कैसे नहीं कहेगा कि नहीं। तो उसी तरह से शोधकर्ता भी है, अपना सिंपल विचार रखा है कि ठीक है चाय पिएंगे और आपका किस्सा सुनेंगे। अब क्या करता है कि जो मैनेजर है अपना किस्सा शुरू करता है और बोलता है, 50 के दशक के शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। 50 के दशक यानी कि 1950, तो 1950 के यानी 50 के जो दशक है कि शुरुआत में, तो शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई थी, इसकी जो मैनेजर है दिल्ली में हुई थी। मैं ध्यान से सुन रहा था, मैं वहाँ पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। किसमें, जो पाकिस्तानी दूतावास है उसमें क्या था, ये क्लर्क था। मेरे एक लाहौरी दोस्त ने मुझे एक रुक्का यानी एक चिट्ठी दिया था जो कभी उसके पड़ोसी रहे एक व्यक्ति को देना था। मतलब कि एक जो वहाँ के रहने वाला था ना, लाहौरी दोस्त, इसके एक चिट्ठी दिया था जो कि किसको देना था, उसके पड़ोसी व्यक्ति को देना था। करेगी वह व्यक्ति आजकल दिल्ली के पहाड़गंज में रह रहा था। जो व्यक्ति था वो कहाँ रह रहा था, पहाड़गंज में रह रहा था। एक दिन मैं अपनी साइकिल लेकर पहाड़गंज को चल पड़ा। मतलब ये किधर चल पड़ा, पहाड़गंज की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास वाले कैथीड्रल यानी जो बड़ा गिरजाघर है को पार किया, मुझे एक सिख साइकिल पर जाता दिखाई दिया। मतलब जैसे ही बड़ा गिरजाघर के पास गया तो इसको कौन जाते हुए दिखाई दिया, एक साइकिल पर सिख जाता हुआ दिखाई दिया। उसे रोककर मैंने पंजाबी से मैं पूछा, सरदार जी पहाड़गंज का रास्ता किधर से है। मतलब ये पंजाबी भाषा में क्या पूछा कि सरदार जी पहाड़गंज का रास्ता किधर से है। उन्होंने पूछा, तुम शरणार्थी हो? नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ, मैं इकबाल अहमद हूँ। मतलब ये अपना क्या बताते हैं जो मैनेजर है कि नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ, मैं इकबाल अहमद हूँ। तो कह रहे हैं इकबाल अहमद लाहौर से, रुको रुको। वह रुको की आवाज़ मुझे बेरहम हुक्म जैसी सुनाई दी और मैंने सोचा कि अब तो मैं गया। मतलब ये बोला जब कि तुम मोहम्मद इकबाल हो, वह रुको, तो ये कह रहा है वह रुको की आवाज़ जो इसको सुनाई दी, तब बेरहम हुक्म जैसी सुनाई दी आवाज़, और ये बेचारा अब सोचा कि मैं तो अब गया, ये सिख मुझे ख़त्म ही कर देगा। पर और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं रुक गया। वह भारी भरकम सिख दौड़ता आया और उसने मुझे कस कर खींच लिया। भीगी आंखों से उसने कहा, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। मैं मिलने को तरस रहा था, पर यहाँ पंजाबी बोलने वाले मुसलमान ही नहीं मिले। मतलब कि बताया ना जो कौन था, पंजाबी सिख जो था, बोला कि मतलब क्या है कि इसको पंजाबी मुसलमान से मिले हुए और मुसलमान के मुंह से पंजाबी आवाज़ में सुने हुए इसको कई वर्षों हो गया। इसलिए क्या किया, उसे गला मिला और भीगी आंखों से अपनी बातों को बोला। ये क्या है, दूसरा कहानी था। और तीसरा घटना क्या है, नहीं नहीं, मतलब ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। अब देखोगे इस बात में क्या है, तो शोधकर्ता की तीसरी घटना है जो शोधकर्ता बताता है। कह रहा है मुझे अभी भी 1992 में लाहौर में मिले एक आदमी की बहुत अच्छी तरह याद है। मतलब 1992 में जो इसको लाहौर में मिला था एक व्यक्ति, तो ये कह रहा है कि एक बात अभी तक याद है, वह गलती से मुझे विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा था। मतलब कैसे, जानबूझ कर नहीं, गलती से समझ बैठा था कि विदेश पढ़ने वाला कोई पाकिस्तानी है। जाने किस वजह से वह मुझे पसंद करने लगा था।
वह मुझसे अनुरोध कर रहा था कि पढ़ाई पूरी करके मैं कौम की खिदमत करने के लिए वापस लौट आऊं। मैंने कहा कि मैं लौटूंगा, लेकिन बातचीत के दौर में मैंने जब बताया कि मैं भारत का नागरिक हूं तो एकदम से उसका लहजा बदल गया। मतलब जैसे ही उसको मालूम चला कि ये कोई भारतीय है तो बोला कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो उसे क्या हो गया, एकदम से उसका लहजा बदल गया और अपने आप को भरसक रोकते रोकते भी उसका मुंह से निकल गया, ओह हिंदुस्तानी, मैं समझा था आप पाकिस्तानी हैं। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि मैं अपने आप को दक्षिण एशियाई मानता हूं, पर वह अड़ा रहा, ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। तुम्हारे लोगों ने 1947 में मेरा पूरा गांव का गांव साफ कर दिया था। हम कट्टर दुश्मन हैं, हमेशा रहेंगे। समझ में है ना, मतलब वही जो घटना है गांव वाला, कि उस गांव के लोग, कश्मीर का जो एक गांव था जिसमें कोई हिंदुस्तानी मतलब जो हिंदू था, तो हिंदू गुंडा एक भी मुसलमान को जीवित नहीं छोड़ा, बस केवल एगो किसको, जो अब्दुल लतीफ़ था उसके अब्बा को छोड़ करके किसी को नहीं छोड़ा था। वो भी अब्दुल जो लतीफ़ है उसके अब्बा मिल जाते तो उनको भी जिंदा नहीं छोड़ता। समझ में आया? इसीलिए ये टॉपिक था, ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। ये तीनों घटना समझ में, विभाजन के लिए तीनों एक अलग अलग अपना नज़र दिखाता है, अलग अलग नक्शा दिखाता है। इसके बाद पढ़ेंगे लोग सेकंड टॉपिक, ऐतिहासिक मोड़।